नमस्कार दोस्तों, मैं शिवेन पांडे आपका दोस्त आपका भाई एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। हमने पिछले लेक्चर में हिंदी की बात की थी। हिंदी में सबसे पहले हमने वर्णमाला की बात की थी। हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका क्या है परीक्षा में, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। यदि आपको एमपीएसआई, जेल प्रहरी, लेबर इंस्पेक्टर या व्यापम के का कोई भी एग्जाम, एमपी पुलिस में, कांस्टेबल में नहीं आता है हिंदी, लेकिन अन्य जितने भी एग्जाम हैं उसमें यदि आप अच्छा नंबर स्कोर करना चाहते हैं, सिलेक्शन पाना चाहते हैं, तो आपको हिंदी पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हिंदी को आप हल्के में ना लें, हिंदी को आप मजाक में ना लें, हिंदी को आप ये ना माने कि हिंदी बनती है। हिंदी बोलना अलग बात है, समझना अलग बात है, और कंपटीशन की हिंदी निकालना अलग बात है। तो ज़्यादा लेक्चर ना देते हुए मैं डायरेक्ट टॉपिक पर आता हूँ। तो स्वागत है आप सबका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। आज ये हिंदी का पार्ट 2 है, वर्णमाला का पार्ट 2 है। वर्णमाला का फर्स्ट लेक्चर आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूंगा, आप उस वीडियो को जरूर देखें। बहुत ही शानदार वीडियो था पढ़ने वालों के लिए। ना पढ़ने वालों के लिए, कमी निकालने वालों के लिए तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हिंदी को समझदारी से पढ़ें, ध्यान से पढ़ें और देखें। तो उस वाले वीडियो में मैंने ये बात की थी कि वर्ण क्या होता है, शब्द क्या होते हैं, अक्षर क्या होता है, वाक्य क्या होता है, उपवाक्य क्या होता है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी इकाई क्या होती है भाषा की, लिखित, मौखिक, सब यूनिट के बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। अब इस वीडियो में हम जानेंगे कि वर्णों के प्रकार क्या हैं। मैं मेंशन कर देता हूं, यदि आपको दिखाई ना दे रहा हो तो वर्णों का प्रकार हम पढ़ेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो वर्णों को तो मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर से आपको बचपन की दुनिया में जाना है। फिर से आपको छोटा आ, बड़ा आ, काखा, गाघा, अंगा सब कुछ पढ़ना, क्योंकि हिंदी को आपको निकालना है ना। हिंदी में आपको अच्छे नंबर लाने हैं, तो सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो वर्णों को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं स्वर, दूसरे होते हैं व्यंजन, ठीक है। वर्णों की बात करते हैं तो एक हो जाता है स्वर, दूसरा हो जाता है व्यंजन। इस वाले वीडियो में हम स्वर की बात करेंगे और स्वर से क्या क्या सवाल पूछ लेते हैं परीक्षा में, कंपटीशन में, व्यापम के सारे एग्जामों में जिसमें हिंदी की भूमिका है, उसमें स्वर से जरूर सवाल आते हैं। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि स्वरों की संख्या क्या है, तो आप बता पाएंगे? अगर मैं ये कह दूं कि मौलिक रूप से स्वरों की संख्या क्या है, तो बता लेंगे आप? बता लेंगे कुछ लोग नहीं बता पाएंगे, कुछ लोग बता कर भी नहीं बता पाएंगे, कंफ्यूजन में रहेंगे, ठीक है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग स्वरों की संख्या मिलती है, स्वरों के प्रकार मिलते हैं, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सही है, सब कुछ जानकारी सही है, आप भरोसा रखें। तो स्वर की बात करते हैं, व्यंजन की बात हम दूसरे वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि स्वर क्या होता है। तो स्वर वे ध्वनियां हैं। ध्वनि को अक्षर कहते हैं, उसी ध्वनि को यदि आप लिख दें तो वर्ण कहते हैं। तो स्वर वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण निर्बोध गति से होता है। निर्बोध गति मतलब किसी भी तरह की रुकावट नहीं होती, किसी भी अन्य चीज का सहारा जिसके लिए नहीं लिया जाता, किसी भी अन्य वर्ण का सहारा जिसके उच्चारण के लिए नहीं लिया जाता, वह कहलाता है स्वर, ठीक है। तो स्वर वे वर्ण होते हैं जो मौलिक हैं तथा बिना किसी की सहायता के बोले जाते हैं। बिना किसी की सहायता से अर्थ यहाँ पर है कि स्वर अपने आप में अकेला वर्ण होता है, उसको बिना किसी और वर्ण के सहारे आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या है वो 13 मानी गई है। ध्यान दीजिएगा, अब इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि परंपरागत रूप से स्वरों की जो संख्या है वो 13 मानी गई है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, परंपरागत रूप से स्वरों की संख्या 13 है, लेकिन उच्चारण की दृष्टि से जब सवाल पूछ ले तो स्वरों की संख्या 10 है, ठीक है। लेकिन केवल यदि स्वरों की संख्या पूछता है तब आप क्या टिक करेंगे, तब आप कौन सा उत्तर देंगे? तब आपको उत्तर देना है 11, क्योंकि पंडित कामता प्रसाद गुरु ने स्वरों को
दो भागों में बांटा है और स्वरों की जो संख्या बताई है वो बताई है 11। ठीक है, उसकी भी हम बात भी कर लेते हैं। और मौलिक रूप से जो स्वरों की संख्या होती है वो भी होती है 11। मौलिक रूप से स्वरों की संख्या होती है 11। पंडित कामता नाथ प्रसाद ने भी बताया है स्वरों की संख्या 11। पंडित कामता नाथ प्रसाद जो गुरु हैं वो हिंदी के बहुत बड़े गुरु हैं, उनकी बात मानी जाती है। तो उन्होंने स्वरों की जो संख्या बता दी है 11 बता दी है। ठीक है, अब जो छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ ए आई ओ औ अन, यहां तक स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 10 हो गई ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और जो 11 वह है जो कामता प्रसाद गुरु जिसको मानते हैं वो है ऋषि गुरु है ना, तो ऋषि की बात मान लेंगे। तो ऋषि जिसको आप पढ़ते हैं वो भी 11वां वर्णमाला, वो भी 11वां स्वर माना गया है। तो पंडित कामता प्रसाद जो है तो स्वरों की संख्या मानते हैं 11। अब जो ये 11 स्वर हैं तो कामता प्रसाद जी ने उस स्वर को दो भागों में बांट दिया है। उस स्वर को कामता प्रसाद जी ने दो भागों में बांट दिया है। एक का नाम दे दिया है उन्होंने मूल स्वर और दूसरे का नाम दे दिया उन्होंने संधि स्वर। तो मूल स्वर और संधि स्वर दो भेद हो गए स्वर के। स्वर को कामता प्रसाद जी ने दो भागों में बांटा है, मूल स्वर और संधि स्वर। मूल स्वर को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा वाला स्वर। छोटा वाला स्वर मतलब जिसमें मात्रा छोटी हो, जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो मूल स्वर जो है या फिर ह्रस्व स्वर जो है मतलब छोटे वाले जो स्वर हैं उनकी संख्या होती है 4। तो परीक्षा में कभी कभी पूछ लेता है कि मूल स्वरों की संख्या बताइए या फिर ह्रस्व स्वर की संख्या बताइए, तो उसकी संख्या आप बताएंगे 4। ठीक है, मूल स्वरों की संख्या होती है 4, ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। मौलिक स्वरों की संख्या, केवल स्वरों की संख्या पूछती है तब होती है 11। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, आप देख भी सकते हैं। तो मूल स्वर हो गए 11, मूल स्वर हो गए आपके 4, मौलिक स्वर हो गए 11। अब जो कामता प्रसाद ने स्वरों को बांटा है तो एक मूल स्वर दूसरा संधि स्वर। तो संधि स्वर की संख्या है 7। टोटल 11 होते हैं ना, तो 11 में से 4 इधर आ गए, 7 बचे। अब 7 में जो स्वर बचे हैं संधि स्वर उसको उन्होंने बांटा है दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में। दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर में फिर से बांट दिया है। दीर्घ मतलब बड़ा, तो जो बड़े वाले हैं जैसे बड़ा ई, बड़ा आ और बड़ा ऊ, ऐसे पढ़ते हैं ना। तो बड़ा ई, बड़ा ऊ और बड़ा आ, ये कहलाते हैं दीर्घ स्वर। तो इनकी जो संख्या है 3 है। वैसे तो दीर्घ स्वरों की संख्या वास्तव में 7 है, पर इस विभाजन के अनुसार जो उन्होंने बांटा है तो एक दीर्घ और संयुक्त कर दिया है। संयुक्त को उन्होंने यह कह दिया था कि ये भी है दीर्घ स्वर, लेकिन संयुक्त स्वर 2 वर्णों के संयोग से बनता है। ठीक है, इसमें छोटा आ छोटी ई को यदि हम मिला दें, पहली बात तो संयुक्त स्वरों की संख्या होती है 4। ठीक है, संयुक्त को निर्बोध गति से बोला जाता है ना, उसको दूसरे वर्ण की जरूरत नहीं होती, तो फिर यहां पर क्यों पढ़ रही है? सोचने वाली बात है। ठीक है, तो छोटा आ और छोटी ई को मिला के बन जाता है ए, छोटा आ और ए को मिला के बनता है ए, छोटा आ और ऊ को मिला के बनता है ओ, छोटा आ और ओ को मिला के बनता है औ। जब हम संधि पढ़ेंगे ना तब भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो संयुक्त स्वरों की संख्या यहाँ पर आप याद कर लीजिए। संयुक्त स्वरों की संख्या है वो है 4, मूल स्वर की संख्या है 4, दीर्घ स्वर की संख्या टोटल यदि पूछा जाए, यहाँ पर तो 3 है, यदि टोटल पूछा जाए कि दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है तब भी आपको बताना है 7 बताना है। ठीक, अब हम पढ़ेंगे स्वरों का विभाजन। ठीक है, ये तो कामता प्रसाद जी की बातें थी। अब हम स्वरों को विभाजन करेंगे। तो सबसे पहले जाति के आधार पर स्वरों का विभाजन कर देते हैं। तो एक हो जाएगा सजातीय, दूसरा हो जाएगा विजातीय। सजातीय मतलब अपनी जाति वाला ना, तो छोटा आ का बड़ा भाई हो गया बड़ा आ, तो ये कहला गए सजातीय। इसी तरह छोटी ई बड़ी ई, इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसी तरह ओ और औ, ये कहलाते हैं सजातीय। विजातीय
कहला जाते हैं। छोटा आ छोटी ई को अगर मिला दिया जाए, मतलब उल्टा सीधा कर दिया जाए, सजाती मतलब छोटा आ के साथ बड़ा, छोटी ई के साथ बड़ी ई, छोटा ऊ के साथ बड़ा ऊ और ओ के साथ औ, ये सजाती हो गए। अब विजाती मतलब इन्हीं के साथ कोई दूसरा आ जाए, जैसे आ के साथ ई आ गया, बड़ा आ के साथ बड़ा ऊ आ गया, कुछ भी आ गया तो कहला जाते हैं विजातीय। परीक्षा में या फिर ऑप्शन में सजाती स्वरों को बताइए, विजातीय स्वरों को क्रम सजाइए, ऐसा करके घुमा के क्वेश्चन दे देता है। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सजाती क्या होता है और विजातीय क्या होता है। आशा करता हूँ ये बात समझ में आ गई। मैं ये भी आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आप पढ़ने वाले हैं तो यकीन मानिए आपको पसंद आएगा, ठीक है। और नहीं पढ़ने वालों को तो कुछ भी नहीं पसंद आता, क्या करें, है ना। ऊपर से ये कोरोना, ऊपर से लॉकडाउन, ऊपर से पढ़ने का मन। यदि कॉमेडी वाला अगर कुछ मैं वीडियो बनाऊं या फिर और कुछ करूँ ना तो आप बहुत देखेंगे। पढ़ाई नहीं देख पाते, पता नहीं क्या है। अपने देश में पढ़ने वालों को मतलब इंटरेस्ट जगाना पड़ता है कि पढ़ पढ़ पढ़, ऐसा बोला जाता है बघेली में हमारे यहाँ। पर खैर जाने दीजिए। ओष्ठावृत्ति। अब ओष्ठावृत्ति एक स्वर होता है। ओष्ठावृत्ति वे स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में ओठ की भूमिका होती है। ओठ की भूमिका होती है जिनके उच्चारण में, उनको कहते हैं ओष्ठावृत्त, ठीक है। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक वृत्ताकार, दूसरा अवृत्ताकार। तो जिन स्वरों को उच्चारित करने में हमारे ओठ का जो आकार है वो वृत्त की तरह बन जाता है, मतलब गोला गोला बन जाता है। जैसे ऊ, छोटा ऊ बोलेंगे तो ऊ, ओ, ऐसा वाले जो शब्द बोलेंगे ना, गोला की तरह जब आपको ओठ बन जाएगा तब उसको कहते हैं वृत्ताकार। एंजॉय मत करिए, हंसिए मत, जरूरी है। तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ पढ़ेंगे तो आप देखेंगे आपका जो मुंह है, आपका जो ओठ है वो गोल गोल बनेगा यहाँ पे, तो उसको कहते हैं वृत्ताकार। अब जब वृत्ताकार ना बने, बाकी ये तो हो गए चार। पहली बात तो ये जान लीजिए कि वृत्ताकार स्वरों की जो संख्या है वो भी है चार। चार चार मिल रहा है ना, टिक भी कर सकते हैं आप तुक्का में कि चार होती है इनकी संख्या। तो वृत्ताकार स्वरों की संख्या हो गई चार, और इसके अलावा जो बचे वो अन्य सभी स्वर कहला जाते हैं अवृत्ताकार, उनकी संख्या हो जाती है 7। अब स्वरों का और जो वर्गीकरण करते हैं तो समय के आधार पर कर लेते हैं। समय के आधार पर क्या, उच्चारण में कम समय लग रहा है कि ज्यादा समय लग रहा है, इसके आधार पर हम स्वरों का विभाजन कर लेते हैं, ठीक है। अब उच्चारण के आधार पर यदि हम स्वरों का विभाजन करते हैं कि उसमें कितना समय लगता है, तब हो जाते हैं 3 प्रकार के। मूल रूप से तो 2, एक हो जाता है ह्रस्व, दूसरा हो जाता है दीर्घ। ह्रस्व मतलब जिसमें कम समय लगेगा, ठीक है। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उसका कह देते हैं ह्रस्व स्वर। इनकी जो मात्रा है लगभग 100% छोटी, मतलब छोटा मात्रा होता है। क्या होता है उसको क्या बोलते हैं, लघु स्वर बोलते हैं ना। तो ये लघु स्वर होते हैं, छोटा आ, छोटी, छोटा ऊ, ऋषि। जब हम संधि पढ़ेंगे तब भी हम इसको पढ़ेंगे, छंद पढ़ेंगे तब भी हम इसको जानेंगे कि ह्रस्व स्वर क्या होता है। तो ह्रस्व मतलब छोटा, और जब बोलने में कम समय लगे, जैसे अ, ई, उ ऐसा पढ़ते हैं ना, तो ऋषि भी स्वर माना गया। तो जिनके उच्चारण में कम समय लगेगा, आप बोल के देखिए ना, आ, फिर वही बोली आ, तो ज्यादा समय लगा ना, तो बड़ा आ जो है दीर्घ स्वर कहलाता है। जिनके उच्चारण में ज्यादा समय लगता है वो बड़ी मात्रा वाले होते हैं, और जिनके उच्चारण में कम समय लगता है वो ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4, वृत्ताकार स्वरों की संख्या होती है 4, मूल स्वरों की संख्या होती है 4, और केवल स्वरों की संख्या होती है 11। ये आप जान गए। अब एक होता है फ्लूत स्वर। फ्लूत स्वर का उच्चारण आपको तब समझ में आएगा जब आप बचपन की बातें याद करिए। बचपन में जब आप हिंदी की किताबें पढ़ते थे और नाटक एकांकी पढ़ते थे तो वहां ऐसा कुछ लिखा मिलता था। मान लीजिए मुझे बोलना है राम, तो रा लिख के ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे लिखा होता अम्मा। तो ये जो लिखने का तरीका है या फिर ये जो बोलने का तरीका है नाटक में यूज होता है। जैसे मैं बोलूं राम, ऐसे कुछ बोलूं तो वो कहला जाता है फ्लूत स्वर। इसको केवल नाटक एकांकी या नाट्य रूपांतरण या तेज आवाज में बोलने के लिए किया जाता है। तो समय के आधार पर स्वरों को जो विभाजन है वो 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, फ्लूत। अब हवा,
जब हम बोलते हैं कुछ भी तो हवा निकलती है, या तो हमारे मुंह से निकलेगी या तो हमारे नाक से निकलेगी। तो जो हवा नाक और कान से मतलब नाक और मुंह से निकलती है उसके आधार पर भी हम स्वरों को बांट देते हैं। एक हो जाता है अनुनासिक, दूसरा हो जाता है निरुनासिक। अब अनुनासिक और निरुनासिक क्या है, तो निरुनासिक को बोल देते हैं मौखिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो यहाँ पे, तो आप ये याद कर लीजिए कि वे स्वर निरुनासिक कहलाते हैं। निरुनासिक मतलब मुख से निकलने वाली हवा, तो वो कहला जाते हैं छोटा आ, बड़ा आ और बड़ी ई, 3 होते हैं निरुनासिक स्वर। तो जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है उसे कहते हैं निरुनासिक स्वर, उसी को मौखिक स्वर भी बोलते हैं। अनुनासिक स्वर मतलब जब हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, नाक से भी निकले मुंह से भी निकले, ऐसे शब्द जब आप बोलेंगे जैसे अंग, ई, ऐसे अंग, आहा वाले, तो उसमें क्या होते हैं कि दोनों से हवा निकलती है, तो निरुनासिक शब्द कहलाते हैं। तो अनुनासिक क्या है, निरुनासिक क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। अब जीभ के प्रयोग के आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है। जीभ के प्रयोग के आधार पर ये आपको तब समझ में आएगा जब आप इसको बोलेंगे, ट्राई करेंगे, पागल बनेंगे थोड़ा तब, ठीक है। तो अग्रभाग, मध्य भाग, पश्च भाग, जीभ के आधार पर स्वरों का विभाजन किया गया है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अग्र स्वर मतलब जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे का भाग इस्तेमाल होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई, बोलिए ई, ए, जीभ थोड़ा सा आगे वाली, जीभ थोड़ा सा टर्न होगी आगे वाली, तो उसको अग्र स्वर कहते हैं। जब जीभ के मध्य भाग का इस्तेमाल होगा ना, जैसे आ, बोलिए, आपको कोशिश करिए, आपको समझ में आ जाएगा। जब बोले पर मध्य भाग, या फिर रट डालिए ना, तो जब जीभ का मध्य भाग स्टार्ट मतलब शुरू काम करेगा तो उसे कहते हैं मध्य स्वर। अग्र स्वरों की संख्या भी होती है 4। अग्र स्वर की संख्या होती है 4, मध्य स्वर की संख्या होती है 1 और पश्च स्वर की संख्या होती है कितनी, घटा दीजिए ना, तो 4 1 5 बचे कितने, 7 बच्चे आपके बच्चे जाएंगे, 1 4 ये हो गए, 5 ये हो गए, तो 6 हो जाएंगे ना। तो पश्च स्वर की संख्या भी हो जाती है 6, ठीक है। तो अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर ये जीभ के आगे, पीछे और बीच वाले भाग के आधार पर होते हैं। पश्च स्वर जो आगे हैं, बड़ा आ, उ, आ, वन, आहा, ऐसे कुछ हो जाता है, तो आप याद कर डालिए, आप किताब भी पढ़ डालिए, आप ऑब्जेक्टिव भी लगा डालिए। तो ये स्वर में इतने ही सवाल बनते हैं, अगर आप इसको ध्यान से सुन लेंगे, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देख लीजिए, दोबारा ना समझ में आए तो तिबारा देख लीजिए, और तिबारा ना समझ में आए तो बिल्कुल मत देखिएगा, ठीक है। तो ये स्वरों का जो प्रकार है, परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो आप इसको लाइक या शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी चैनल को कर सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्जी है। वैसे आप हिंदी यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो किताबों से भी पढ़ सकते हैं, पर यदि आपको हिंदी का कोई तरीका बता देता है तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।